एक समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था बिलासपुर, जहां के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी का काम करते थे। उसी गांव में राजेश अपने पिता रामलाल के साथ खेत में काम कर रहा था। दोपहर का समय था कि तभी गांव का दबंग साहूकार अपने साथी भीमा के साथ वहां आ पहुंचा। वह राजेश के पास जाकर बोला, अरे ओ राजेश, मेरी बात कान खोल के सुन। मैंने तुझे पहले भी बोल दिया है और अब यहाँ दूसरी बार आया हूँ, लेकिन तीसरी बार नहीं आऊंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू जल्द से जल्द ये खेत खाली कर दे, नहीं तो इंतजाम बुरा होगा। इस खेत की जो भी कीमत मैं तुझको दे रहा हूँ उसको चुपचाप रख ले और खेत खाली कर दे। यह सुनकर राजेश का पिता रामलाल डर गया और अपने बेटे राजेश की ओर देखकर बोला, बेटा, ये साहूकार खतरनाक और दबंग है। इसका राजमहल तक उठना बैठना है। मुझे लगता है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। सारा गांव उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से डरता है। हम अकेले क्या कर लेंगे बेटा? अरे आप चुप रहिए पिताजी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर सारा गांव उसके खिलाफ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो चाहेगा वो करता रहेगा। ये जमीन है जिस पर आपने खेती की, आपके पिताजी ने खेती की और हमारे सारे पूर्वज इस पर खेती करते आ रहे हैं। ये जमीन हमारी माँ के समान है और हमारे पूर्वजों की निशानी है। हम इसको कौड़ियों के भाव साहूकार को नहीं देने वाले। इतना कहकर राजेश ने साहूकार की ओर देखा और गरज कर बोला, अरे ओए साहूकार, चला जाए यहाँ से। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, हम नहीं डरते। तुझे जो करना है कर ले जा, हम ये जमीन नहीं छोड़ने वाले। यह सुनकर भीमा, जो उस साहूकार का नौकर और मुनीम था, गुस्से से बोला, अरे तुझे पता है किससे बात कर रहा है? आवाज नीची करके बात कर। तू क्या खुद को बहुत बड़ा वीर समझता है? तुझे क्या लगता है कि तू सेठ जी से ज्यादा ताकतवर है? रुक जा, तेरी तो खैर नहीं। अरे ओ भीमा, रुक जाओ, रुक जाओ। हम एक किसान हैं। किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना जानते हैं, तपती दोपहर में जुताई करते हैं। तो तू सोच, अगर हमारा एक हाथ भी गलती से तुम पर या इस साहूकार पर पड़ गया ना, तो हमको नहीं लगता कि तुम यहाँ खड़े भी रह पाओगे। यह सुनकर साहूकार और भीमा दोनों क्रोधित हो जाते हैं। साहूकार ने राजेश की ओर देखा और गुस्से से बोला, चल ठीक है, ठीक है, देखते हैं कब तक जमीन नहीं छोड़ता है। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि अब तू ही आएगा मुझसे भीख मांगने। और तूने जो मेरा अपमान किया है, जो धमकी दी है, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। चल भीमा, देख लेंगे इसे तो। यह कहकर साहूकार अपने नौकर भीमा के साथ वहां से चला गया। वही राजेश अपने खेत का काम पूरा करके अपने पिता रामलाल के साथ घर पहुंचा। घर पर रामलाल को उदास देखकर राजेश की माँ ने पूछा, क्या हुआ जी? क्या बात हुई? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? और फिर रामलाल ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मैंने राजेश बेटे से बोला था कि ये सेठ बहुत खतरनाक है, इससे मत उलझो, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर वो राजेश से बोली, राजेश बेटा, ये तूने क्या किया? अगर साहूकार कौड़ियों के दाम खेत मांग रहे तो दे दो, हम कहीं और चले जाएंगे। मेहनत मजदूरी करके जीवन काट लेंगे, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। राजेश ने गुस्से से अपनी माँ की ओर देखा और बोला, अरे माँ, ऐसे कैसे हम अपनी सालों से चली आ रही आजीविका के साधन को कौड़ियों के दाम बेच दे? हमने अपना खून पसीना एक करके उसे उपजाऊ बनाया है। और माँ, हमारी रगों में खून दौड़ता है, पानी नहीं। और उस साहूकार से हमको डर नहीं लगता। और वैसे भी गांव में कोई तो होना चाहिए जो उसके खिलाफ आवाज उठाए। इतना कहकर राजेश घर से बाहर निकल गया। वही उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो अपने पिता के विपरीत थी। वो उससे अलग विचार रखती थी। वो राजेश को पहले से जानती थी
राजेश की बहादुरी और मेहनत देख के वो उसे पसंद करने लगी थी। राजेश कुछ दूर चला ही था कि उसे साहूकार की पुत्री रूप कंवर मिल गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजेश, मैंने सुना कि तुमने पिताजी और उनके नौकर भीमा को अपने खेत से खदेड़ दिया और उनका बहुत अपमान किया। बहुत अच्छा किया तुमने। वाकई में तुम बहुत बहादुर हो। अगर गांव के और लोग भी इतनी हिम्मत करते तो पिताजी का दबदबा इतना ना होता। अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं होता जितना उसे सहन करने वाला होता है। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी बहुत खतरनाक हैं। उनसे जरा बचकर रहना। अरे तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी और उनके 2 कौड़ी के आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम देखना, एक दिन मैं उनकी सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर राजेश वहां से चला गया। रूप कंवर भी कुछ देर बाद अपनी हवेली लौट आई। हवेली में साहूकार गुस्से से अपने आदमी भीमा के पास बैठा हुआ था। साहूकार जी, इस राजेश के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसकी बातों में बगावत की बहुत भयानक बू आ रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये आग पूरे गांव में फैल जाएगी और आपका दबदबा खत्म हो जाएगा। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर साहूकार की पत्नी चंपा आ गई, जिसने उनकी बातें सुन ली थी। अरे आप मूर्ख हो क्या? मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर राजेश अपना खेत बेचना नहीं चाहता तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए? मुझे लगता है कि आपको उसे अपने साथ मिला लेना चाहिए। ऐसे बहादुर नौजवान बहुत कम मिलते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है चंपा कि क्या मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की? लेकिन उस लड़के ने मेरे मुंह पर मना कर दिया और कहा कि वो मेरे जैसे लालची और अत्याचारी साहूकार के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगा। लेकिन सारा गांव जानता है कि हमारी पुत्री रूपं कंवर और राजेश के बीच क्या चल रहा है। हमारी पुत्री उससे मन ही मन प्रेम करती है। अरे बकवास बंद करो चंपा। कहीं तुम ये नहीं भूल रही कि रूप कंवर हमारी पुत्री से कहीं ज्यादा हमारे लिए हुक्म का वो इक्का है जिसे हम समय आने पर इस्तेमाल करेंगे। मैं हमारी पुत्री रूप कंवर का हाथ उस बगावती किसान को हरगिज नहीं सौंपूंगा। तभी वहां पर रूप कंवर आ जाती है। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर राजेश आपको अपना खेत नहीं बेचना चाहता तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? वो और लोगों की तरह नहीं है जो दुबक कर बैठ जाएगा। अरे चुप करो तुम बड़ी तरफदारी कर रही हो उसकी। और हाँ, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारे मन में उस राजेश के लिए जो कुछ भी है उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह उससे तो हरगिज नहीं होने दूंगा। कहाँ तुम साहूकार की बेटी और कहाँ वो 2 कौड़ी का किसान, और फिर अब वो मेरा दुश्मन भी है। जाओ अब यहाँ से। रूप कंवर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर रूप कंवर गहरी सोच में डूब गई। सारा गांव तो जानता है कि मैं राजेश को पसंद करती हूँ। शायद राजेश को भी पता है, लेकिन मैंने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया। मुझे अब कर देना चाहिए। अगर राजेश भी मुझसे प्रेम करता है तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो मुझसे शादी कर लेगा, क्योंकि वो मेरे पिताजी से डरता नहीं है। वो उनके सामने मुझसे शादी कर लेगा। उधर साहूकार गुस्से से अपनी हवेली से बाहर आ गया। हाँ तो सुनो भीमा, अब बस बहुत हो गया। आज रात राजेश अपने खेत में ही रुकने वाला है, क्योंकि उसकी फसल अब पक चुकी है, जिससे अब जंगली जानवरों का खतरा है। तू एक काम कर, अपने 2-3 आदमियों को लेकर जा, उस राजेश को रास्ते से हटा दे और गांव में ये खबर फैला देना कि राजेश को जंगली जानवरों ने मार डाला। इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और फिर वो जमीन अपने नाम करने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर कोई और मेरे खिलाफ जाने की सोचेगा भी नहीं। अरे वाह सेठ जी, क्या दिमाग चलाया आपने। बहुत ही बढ़िया। ये फैसला तो मैं कहता हूँ आपको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। बात आगे इतनी बढ़ती ही नहीं। आप चिंता मत करिए, आज रात ही मैं राजेश को रास्ते से हटवा दूंगा। ये सुनकर साहूकार के चेहरे पर
लालची मुस्कान आ गई। शाम का वक्त हो चुका था। खेत की सीमा पर राजेश अकेला बैठा हुआ था। हवा में एक बेचैनी सी घुली हुई थी। तभी पास की झाड़ियों में अचानक तेज हलचल हुई और राजेश चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कौन है वहां? लगता है कोई जंगली जानवर है, मुझे देखना चाहिए। तभी उन झाड़ियों से एक छोटी सी हिरन बाहर निकल कर आई। उसने राजेश को बेहद गौर से देखा। वो दिखने में बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। ये देख राजेश बोला, अरे अरे ये कोई एक हिरन है, मैं तो खामखा ही डर रहा था। तभी अचानक से वह हिरन बोल पड़ी, अरे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। आज रात तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। हिरन को इंसानी आवाज में बोलता देख राजेश दंग रह गया। अरे तू इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? कहीं हिरन के भेष में तू कोई चुड़ैल या पिशाचनी तो नहीं? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी जान बचा रही हूँ और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मैंने कभी किसी हिरन को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। समय आने पर सब बता दूंगी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी जान बचाना जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात खेत पर मत रुकना। साहूकार और भीमा ने तुम्हें मारने की साजिश रची है। मैंने खुद उनकी बातचीत सुनी है। वो जंगली जानवरों के बहाने तुम्हें मरवाना चाहते हैं। इतना कहकर हिरन रानी वहां से उन्हीं झाड़ियों में गायब हो जाती है। कुछ देर तक राजेश वहीं खड़ा रहा। फिर बहुत विचार के बाद वह खेत छोड़कर चला गया। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। सुबह साहूकार के सामने भीमा और उसके आदमी सर झुकाए खड़े थे। साहूकार का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आज पहली बार तुम दोनों खाली हाथ लौटे हो। क्या कहोगे? क्या कुछ बाकी है अभी? अब बोलो, क्या कहोगे? साहूकार जी, मुझ पर यकीन कीजिए, हमने पूरी रात खेत में इंतजार किया, लेकिन राजेश वहां आया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? राजेश फसल पक जाने के बाद कभी अपना खेत नहीं छोड़ता, तो कल रात ऐसे कैसे हो गया? लेकिन सच यही है साहूकार जी, हमने उसे बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला। उल्टे कुछ जंगली जानवर जरूर आ गए और खेत में नुकसान कर गए। मालिक, राजेश का यूं गायब हो जाना इस बात का संकेत है कि उसे हमारी योजना की पहले ही भनक लग गई थी, जिस वजह से वो खेत आया ही नहीं। क्या कैसी बात कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? भला उसे कौन बता सकता है? ये बात तो सिर्फ हमारे बीच हुई थी ना। मैंने तो अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताया था, और जब हमने योजना बनाई तब रूप कंवर भी वहां नहीं थी। अगर कोई राजेश को खबर दे सकता है तो वो सिर्फ रूप कंवर थी, पर उसे तो इस बात का कुछ पता ही नहीं। फिर किसने बताया होगा? अब जो भी हो मालिक, इस राजेश को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो ये हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देगा। साहूकार की आंखों में बदले की अग्नि जल रही थी। अगली सुबह जब राजेश खेत पहुंचा तो वह देख के चौंक गया, क्योंकि फिर वही हिरण सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख राजेश बोला, अरे तुम यहाँ? हाँ, कल तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। साहूकार के आदमी और भीमा मुझे मारने के लिए यहाँ आए थे। हम छुपकर उन्हें अपनी आंखों से देख रहे थे। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और इंसान की भाषा में कैसे बोल सकती हो? अच्छा, तो सुनो, अगर तुम्हें मेरे बारे में पूरी सच्चाई जाननी है तो यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। उनके पास जाओ और उन्हें ये सारी बातें बताकर मेरे बारे में पूछो। वो तुमको सारी बात बता देंगे। मैं तुम्हें मेरा रहस्य नहीं बता सकती। इतना कहकर हिरण वहां से चली जाती है। राजेश के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ देर सोच विचार के बाद वो बोला, हाँ, जो भी हो, मुझे इस हिरण के बारे में जानना ही होगा। आखिर इसका क्या रहस्य है? इसने मेरी जान बचाई है, नहीं तो कल रात तो मैं मर गया होता। यह कहकर वह उस जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे
एक साधु बाबा तपस्या में लीन नजर आते हैं। जैसे ही वो उनके पास जाता है, साधु बाबा बोलते हैं, अरे तुम कौन हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं एक किसान हूँ और एक हिरन ने मुझे यहाँ आपके पास भेजा है। दरअसल बात यह है कि इतना कहकर राजेश ने सारी घटना साधु बाबा को बता दी। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराए और बोले, ओह अच्छा, तो तुम उस हिरन रानी के बारे में जानने आए हो। आखिरकार उसे बुद्धि आ ही गई। चलो अच्छा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? बुद्धि? हिरन रानी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करो, तुम्हें सारी बातों का रहस्य तुम्हें पता लग जाएगा। तुमने बताया है कि कैसे साहूकार तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता है, लेकिन तुम उसके सामने झुके नहीं और ना ही डरे। लेकिन क्या तुम्हें पता है, साहूकार की बेटी रूपक कंवर तुमसे प्रेम करती है। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? ये आप क्या बोल रहे हैं साधु महाराज? पसंद तो करता हूँ, लेकिन वो ठहरी साहूकार की बेटी और मैं एक गरीब किसान। भला वो मुझसे प्रेम क्यों करेगी? और बात रही गांव वालों की, तो सारे लोग सिर्फ चुपचाप बातें करते हैं। उनका काम है बातें बनाने का। रूप कंवर ने अभी तक मुझसे अपने प्रेम का इजहार तक नहीं किया है। अच्छा, अगर वो अपने प्रेम का इजहार करे तो क्या तुम में उससे विवाह करने की हिम्मत है? क्या तुम उसके पिता से लड़ पाओगे? बिल्कुल है साधु महाराज। अगर वो मेरी पत्नी बनना चाहती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें शादी करने से नहीं रोक सकती। अगर उसका पिता अच्छा इंसान होता तो हम उसके आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करते। लेकिन गांव में कौन नहीं जानता कि साहूकार और उसकी पत्नी कैसे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता महाराज जब गांव का कोई बच्चा, बूढ़ा या औरत उन्हें कोसते ना हो। हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर रूपक कंवर तुमसे प्रेम का इजहार करे तो तुम्हें उसी गांव के मंदिर में उससे विवाह करना होगा और तुम्हें उस हिरण का आशीर्वाद लेना होगा जो तुम्हें खेत में मिली थी। जब तुम उसका आशीर्वाद लोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उस हिरण का श्राप टूट जाएगा और वो अपने असली रूप में आ जाएगी। अगर तुम्हें ये करने की हिम्मत है तो तुम्हारा विवाह मैं स्वयं संपन्न कराऊंगा। बताइए भला, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर रूप कंवर मुझसे प्रेम का इजहार करती है तो जरूर उससे विवाह करूंगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद आपको मंदिर लेने आऊंगा। इतना बोलकर राजेश वहां से चला गया। राजेश जैसे ही अपने गांव पहुंचा और अपने घर गया, उसके पिता बोले, राजेश, देखो बेटा, मुझको पता है कि तुम रात में अपने खेत में नहीं थे, जिससे हमारी फसल को कुछ जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है। हाँ पिताजी, क्योंकि साहूकार और भीमा ने मुझे मारने की साजिश रची थी। यह सुनकर राजेश की माँ डर गई और कहने लगी, आओ, अब समझी। इसीलिए रूप कंवर सुबह के समय यहाँ पर आई थी, तुझे ढूंढती हुई। बोल रही थी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनकर राजेश चौंक गया और तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ ही दूर गया था कि रूप कंवर उसे मिल गई। अरे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। काफी दिनों से मेरे मन में एक बात दबी हुई थी। बहुत दिनों से मैं तुम्हें ये बोलना चाहती थी। मुझे तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्यों तुम मुझे किसान नहीं बल्कि एक राजा जैसे लगते हो। राजेश, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ये सुनकर राजेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह खुशी से झूम उठा। रूप कंवर, न जाने कब से मेरे कान तुम्हारी जुबान से यही सुनने को तरस रहे थे। आखिरकार तुमने ये सब बोल ही दिया। मुझे डर था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। हाँ, तो चलो अब हम गांव के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। राजेश तुरंत रूप कंवर को साधु के पास ले गया। साधु उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। हाँ, लगता है कि रूपक कंवर ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया है। फिर वह साधु राजेश और रूप कंवर को गांव के मंदिर में ले गया और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तभी बड़ी फुर्ती से वही हिरण वहां दौड़ती हुई आ जाती है। राजेश और रूप कंवर की शादी का सुनकर
पूरे गांव में हड़कंप मच गया। यह बात जब साहूकार और उसकी पत्नी चंपा को पता लगी तो वह बुरी तरह चौंक गए। अरे अब हैरान होने से कुछ नहीं होगा, मैंने तो पहले ही कहा था। अब जल्दी से मंदिर चलो और किसी भी तरह से उनके विवाह को रुकवाओ, नहीं तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। जल्दी चलो। उस राजेश की इतनी हिम्मत, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब मैं उस राजेश के बच्चे को सारे गांव वालों के सामने मार डालूंगा, फिर चाहे राजा विक्रमादित्य हमको फांसी ही क्यों ना दे दे। चलो। इससे पहले एक वहां पहुंचते उनकी शादी हो जाती है और वो उस हिरण का आशीर्वाद लेने लगते हैं। सदा सुहागन रहो मेरी बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसे ही उसने उनको आशीर्वाद दिया कि रंग बिरंगी रोशनी के साथ हिरण एक सुंदर रानी में बदल गई। ये देख सभी गांव वाले दंग रह गए। अरे साहूकार जी, ये तो इस राज्य की रानी लीलावती है, राजा विक्रमादित्य की पत्नी। इसका मतलब रानी लीलावती ने ही विवाह संपन्न कराया है। ओह, इसका मतलब इस राजेश की पहुंच राजमहल तक है। अरे भागो रे भाई। इतना कहकर भीमा और साहूकार के आदमी दबे पांव वहां से भाग गए। साहूकार अवाक खड़ा रह गया। ये कैसे हो सकता है? आप तो वर्षों पहले लापता हो गए थे ना? सारी गलती मेरी ही थी। जब मेरी पुत्री 2 वर्ष की थी, मेरे पति राजा विक्रमादित्य ने उसका रिश्ता अपने मित्र के किसान पुत्र राजेश से तय कर दिया था। ये सुनकर मैं बहुत क्रोधित हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी एक किसान की पत्नी बने। साहूकार उस समय मेरे महल में कर्मचारी था। मैंने उससे सलाह ली। उसने कहा कि वो मुझे और मेरी बेटी को ऐसी जगह ले चलेगा जहां राजा विक्रमादित्य हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं उसकी बातों में आ गई और ये हमें जंगल ले गया। और जब सब सो गए तब इसने मेरी बेटी को चुरा लिया और वहां से भाग गया। सुबह उठी तो साहूकार और मेरी बेटी दोनों ही वहां नहीं थे। तभी मुझे ये साधु बाबा मिले। मैंने उन्हें सब बताया। इन्होंने कहा कि तुमने अपने पति को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें वहां से ऐसे भागकर नहीं आना था। इसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल पाएगी। और साधु महाराज ने मुझे हिरण बना दिया और कहा, जब तू हिरण के रूप में अपनी बेटी का विवाह खुशी से किसान के बेटे से करेगी और आशीर्वाद देगी, तभी तेरा श्राप मिटेगा। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को हिरण के रूप में साहूकार की ही हवेली में पाया। तब से मैं अपनी बेटी के ही पास थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। अरे, मुझे लगा था कि तू मर गई। मैंने योजना बनाई थी कि एक दिन राजा से उसकी बेटी लौटाकर फिरौते में बहुत सारा खजाना मांगूंगा, क्योंकि रूप कंवर के हाथ में अपने वंश का निशान है, इसलिए राजा मना भी नहीं कर सकते थे। पर तूने मेरी योजना पर पानी फेर दिया। पर अब गांव वालों को तेरे बारे में सब पता चल चुका है। देखते क्या हो गांव वालों, मारो इसे, ये तुम्हारी रानी का आदेश है। गांव वालों ने साहूकार की जमकर पिटाई की और उसे कारागार में डला दिया। लीलावती, रूपकंवर और राजेश को लेकर राजमहल पहुंची और सारी बात राजा विक्रमादित्य को बताई और लीलावती ने भी क्षमा मांगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था तो तुम मना कर सकती थी। ऐसे भागकर जाने की क्या जरूरत थी। मैं सब क्षमा करता हूँ। राजेश अब मेरा दामाद है। एक गरीब किसान का बेटा हिरण रानी के आशीर्वाद से न केवल अत्याचार से मुक्त हुआ, बल्कि राज परिवार का दामाद बना। उसने दिखा दिया कि सच्चाई, साहस और प्रेम के सामने झूठ और लालच की कोई औकात नहीं होती। कभी कभी एक साधारण सा युवक भी राजकुमार से कम नहीं होता। बस जरूरत होती है किसी रानी के आशीर्वाद और खुद पर विश्वास की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।